नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा विषय है संधि। हिंदी व्याकरण में आज हम संधि पढ़ने वाले हैं। शुरू से लेकर अंत तक हम सब कुछ पढ़ेंगे, तो बहुत ही ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा, क्योंकि अगर आप किसी परीक्षा की तैयारी करते हैं जिसमें हिंदी व्याकरण विषय आता है तो वहाँ पे संधि से प्रश्न पूछा जाता है। तो इसलिए मैंने कहा कि बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है ये संधि, तो इसके बारे में आपको पूरा पढ़ना है शुरू से लेकर अंत तक। बहुत ही डिटेल में हम इसे पढ़ने वाले हैं और मुझे उम्मीद है कि आपके जो भी डाउट्स वगैरह होंगे वो सारे के सारे आज क्लियर हो जाएंगे। और अगर इसके बाद भी आपको कोई प्रश्न रह जाता है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, हम पढ़ते हैं संधि के बारे में। संधि के बारे में हम पढ़ें उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि संधि शब्द का अर्थ क्या है। तो देखिए, ये जो शब्द है संधि, ये हमारा संस्कृत का शब्द है जो कि दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, सम और धी। सम का अर्थ होता है समान और धी का अर्थ होता है धारण करने वाला, यानी कि समान रूप धारण करने वाला। और बात करें अगर इसके शाब्दिक अर्थ की, तो याद रखिएगा इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है मेल। मेल का अर्थ क्या होता है? मिलना। जैसे कि प्राचीन काल में कहते थे कि दो राजाओं की क्या हो गई? संधि हो गई। उनमें पहले झगड़ा था, अब क्या हो गया? उनकी संधि हो गई, मतलब उनका मेल हो गया। तो इसी तरीके से हिंदी में भी हमारा मेल होता है। अब हिंदी क्या है? हमारा एक भाषा है। तो भाषा में हम किसकी बात करते हैं? हम बात करते हैं शब्दों की, हम बात करते हैं वाक्यों की और वर्णों की। तो संधि में याद रखिएगा मेल किसका होता है? तो वर्णों का मेल होता है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। तो हम कह सकते हैं कि संधि क्या है? तो संधि दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। और एक बात और ध्यान रखिएगा कि जब भी दो वर्णों का मेल होता है तो वहाँ पे कुछ न कुछ परिवर्तन होता है। जैसे कि जब दो राजाओं की संधि हुई तो पहले क्या करते थे? वो झगड़ा करते थे। तो उनका स्वभाव कैसा था? उनका स्वभाव था कि वो एक दूसरे से घृणा करते थे, एक दूसरे से द्वेष का भावना था, गुस्से का भी भावना था। लेकिन जब उनका मेल हो गया तो उनके स्वभाव में भी परिवर्तन हुआ। पहले वो लड़ाई करते थे, एक दूसरे के प्रति द्वेष का भाव था, अब क्या हुआ? एक दूसरे के प्रति प्यार का भाव बढ़ रहा है। तो उनके स्वभाव में परिवर्तन हुआ। उसी प्रकार से यहाँ पे जब वर्णों का परस्पर मेल होता है तो इसमें भी उन वर्णों में कुछ न कुछ परिवर्तन हो जाता है और उसे हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। अब किस तरीके से इसमें मेल होता है और परिवर्तन होता है, तो देखिए, जैसे कि अगर यहाँ पे मैं एक उदाहरण ले लेता हूँ, देव, धन, इंद्र। अब यहाँ पे देखिए देव और इंद्र, अब दो शब्दों से मेल किस तरीके से होता है? तो याद रखिएगा कि जो पहला शब्द होता है उसका अंतिम वर्ण और जो दूसरा शब्द होता है उसका प्रथम वर्ण, इन दोनों का क्या होता है? यहाँ पे मेल होता है। कैसे होता है? देखिए, ये प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा अ। कुछ लोग व बोलते हैं, ध्यान रखेंगे व नहीं होगा। जो व है इस तरीके से लिखा जाता है, व व्यंजन हमारा, और व में जब हम अ जोड़ देते हैं तब हमारा बनता है व। आप व बोल के देख सकते हैं, देखिए व अ आ रहा है, ठीक है। तो कोई भी आपका जो व्यंजन होता है वो पूरा तब बनता है उच्चारण करने लायक जब हम उसमें अ शब्द जोड़ देते हैं, जब अध्वनि जोड़ देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से देव का अंतिम वर्ण है अ और इंद्र का प्रथम वर्ण है ई। अब देखिए देव और इंद्र मिलकर बन जाएगा हमारा देवेंद्र। तो इन दोनों का संधि हो गया। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ? देव इंद्र से बन गया देवेंद्र। ए, देखिए व में ए की मात्रा जुड़ गई है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि अ और ई वर्णों का जब मेल हुआ तो वहाँ पे परिवर्तन हो गया, ई से ए में परिवर्तन हो गया। तो इस तरीके से होता है, आपका दो वर्णों का मेल होता है और उनमें कुछ परिवर्तन हो जाता है। उसी तरीके से जैसे मैं कहूँ तत् धन मय बराबर हो जाता है तन्मय। अब देखिए यहाँ पे हम देख सकते हैं तत्, तो तत् शब्द का अंतिम वर्ण क्या है? त। अब देखिए यहाँ पे मैंने अ क्यों नहीं लिया? क्योंकि तत् लिखा, देखिए त में हलंत लगा है, मतलब अ यहाँ पे नहीं लगा, इसलिए ये इस तरीके से त है। और म, दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण है म, तो त और म ये दोनों का जब मेल हुआ तो तन्मय, देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं न वर्ण यहाँ पे जुड़ गया है, तो त और म वर्ण से हमारा न में परिवर्तन हो गया। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं यहाँ भी संधि हुआ है। उसी प्रकार अगर मैं कहूँ कि निह धन आशा, अब देखिए निह और आशा, तो निह का अंतिम वर्ण है विसर्ग, ये दोनों बिंदी, और आशा का आ, ये दोनों का जब मेल हुआ तो ये हमारा बन जाता है निराशा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो विसर्ग था इसका परिवर्तन हो गया और ये र बन गया। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि जब भी दो वर्णों का मेल होता है तो उनमें कुछ परिवर्तन होता है, तो उसे हम संधि कहते हैं। अच्छा, अब मान लीजिए कि जब दो वर्ण आपस में मिले, उनका मेल हो लेकिन उनमें परिवर्तन ना हो, तो क्या उसे संधि कहेंगे? क्या नहीं कहेंगे, ध्यान रखिएगा इस बात को। तो अब उसे क्या कहेंगे? क्योंकि इस तरीके से भी तो होता है ना। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ कि जैसे सम और ता। अब देखिए सम और ता इन दोनों का जब मेल होता है तो ये बन जाता है समता।
उसी प्रकार जैसे बड़ा ही एक फेमस उदाहरण है युग और बोध, तो ये दोनों का जब मेल हुआ तो ये हमारा बन गया युग बोध। अब देखिए यहाँ पे सम और ता से मिला है समता बन गया, लेकिन देख सकते हैं हम यहाँ पे वर्णों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। उसी प्रकार युग बोध में देखिए यहाँ पे भी वर्णों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, तो यहाँ पे मेल हुआ परिवर्तन नहीं हुआ, तो ये संधि नहीं है। तो ये संधि नहीं है तो फिर क्या है, तो याद रखिएगा इसे हम कहते हैं संयोग। क्या कहते हैं, संयोग। संयोग मतलब यहाँ पे इन दोनों का क्या हो रहा है, संयोग हो रहा है, सिर्फ वो दोनों के दोनों शब्द आपस में जुड़ जा रहे हैं, परिवर्तन कुछ नहीं हुआ है, तो इसको हम संधि नहीं कहेंगे। इस बात को आप विशेष तौर पे ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब चलिए इसके बारे में हमको पढ़ना है कि संधि में क्या क्या प्रकार होते हैं, लेकिन प्रकार पढ़ने से पहले मैं आपको संधि के कुछ नियम बता देता हूँ। कुछ नियम होते हैं और इन्हीं नियमों के आधार पे हमारा पूरा का पूरा संधि बना हुआ है। संधि, स्वर संधि, विसर्ग संधि, व्यंजन संधि, सारे के सारे इस नियम के अनुसार ही बने हुए। क्या क्या नियम होते हैं, तो याद रखिएगा कुल 4 ही नियम यहाँ पे होते हैं हमारे मुख्य तौर पे। कौन कौन से नियम होते हैं यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे मैं बताता हूँ। पहला नियम हमारा हो जाता है आदेश, दूसरा नियम हमारा होता है आगम, तीसरा नियम होता है हमारा लोप, और चौथा नियम होता है प्रकृति भाव। ये 4 नियम होते हैं और इन्हीं 4 नियमों से मिलकर ही हमारे अलग अलग प्रकार के नियम बनाए गए हैं। अब ये क्या होते हैं समझते हैं। देखिए आदेश, आदेश का अर्थ होता है कि जब भी 2 वर्ण मिलते हैं तो उनमें कुछ परिवर्तन हो जाता है, वो वर्ण पूरी तरीके से परिवर्तित हो जाते हैं, जैसे कि गण और ईश। अब देखिए गण और ईश में यहाँ पे ड़ मतलब अ और यहाँ पे ई, और अ और ई वर्णों का जब मेल हुआ तो ये बन गया हमारा गणेश। तो हम देख सकते हैं कहाँ अ और कहाँ ई और कहाँ पे ए, ठीक है। तो अ ई ए देखिए वर्ण पूरी तरीके से परिवर्तित हो गया, तो इसे कहते हैं आदेश। यहाँ पे वर्ण पूरा परिवर्तन हो जाता है। उसी प्रकार जैसे कि दिक धन अंबर बराबर हो गया दिगंबर, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं दिक, यहाँ पे क और यहाँ पे अ, ये दोनों का जब मेल हुआ तो यहाँ पे बन गया दिगंबर, ग वर्ण आ गया, ठीक। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं परिवर्तन हो गया, इसे आदेश नियम कहते हैं। ये नियम आपने देखा होगा संधि में लगाया जाता है। अब देखिए आगम, आगम का अर्थ क्या होता है, किसी चीज़ का आगमन होना। तो यहाँ पे किसका आगमन होता है, वर्ण का आगमन हो जाता है। कैसे होता है, जैसे कि अनु धन छेद बराबर हो जाता है अनुच्छेद। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अनु का उ और छेद का छ, इन दोनों का जब मेल हुआ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे च, ये जो च है, च वर्ण यहाँ पे आ गया है, आगम हो गया च वर्ण का, क्योंकि यहाँ पे तो नहीं था कहीं पे भी कुछ भी। और देखिए यहाँ पे हम देख सकते हैं परिवर्तन भी नहीं हुआ है, यहाँ पे अनु भी है और छेद भी है, बस च वर्ण यहाँ बीच में आ गया है, ठीक है। तो ये होता है आगम नियम। उसी प्रकार जैसे कि वि धन छेद बराबर विच्छेद, तो देखिए यहाँ पे भी च वर्ण का आगम हो गया है, तो ये होता है आपका आगम नियम। उसी प्रकार तीसरा है लोप नियम। यहाँ पे किसी वर्ण का लोप हो जाता है। लोप का अर्थ हो गया जैसे कि विलोपित होना, हट जाना, ठीक। जैसे कि युवन धन राज बराबर क्या होता है युवराज। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं युवन और राज में ये जब बना युवराज, यहाँ पे जो न वर्ण था इसका लोप हो गया है, मतलब ये हट गया है, ठीक है। तो ये होता है हमारा लोप नियम। अगला होता है हमारा प्रकृति भाव नियम। प्रकृति भाव नियम में क्या होता है, यहाँ पे देखिए कई सारे लोग भ्रमित हो जाते हैं, ध्यान रखिएगा। जैसे अंतः और करण, अब देखिए अंतःकरण, ये दोनों का जब मेल होगा तो ये बन जाएगा हमारा अंतःकरण से अंतःकरण। अब देखिए यहाँ पे हम देख सकते हैं वर्णों में परिवर्तन नहीं हुआ है, तो क्या हम इसे संयोग कह सकते हैं, नहीं, हम इसे संयोग नहीं कहेंगे। अब क्यों नहीं कहेंगे, तो इसलिए नहीं कहेंगे क्योंकि ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे नियम के अनुसार कार्य हुआ है, मतलब परिवर्तन नहीं हुआ, लेकिन क्यों, नियम के अनुसार। ध्यान रखिएगा 2 वर्णों का जब मेल होता है तो परिवर्तन होता है। वो परिवर्तन कैसे होता है, नियम पढ़ रहे हैं ना, नियम के अनुसार परिवर्तन होता है, तो उसे हम संधि कहते हैं। हुआ जैसे कि यहाँ पे एक नियम होता है कि अगर विसर्ग के बाद क या म वर्ण आता है तो वह उसी तरीके से लिख दिया जाता है, ठीक।
तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि विसर्ग के बाद क आया है, तो नियम है कि विसर्ग के बाद क आएगा, तो हम उसे परिवर्तन नहीं करेंगे, इसलिए ये इसी तरीके से लिख दिया गया है। जबकि अगर हम बात करें यहाँ पे, जैसे हमने देखा था सम और ता वाला में, तो इस प्रकार का कोई नियम होता है क्या कि अगर म वर्ण के बाद त वर्ण आए तो वहाँ पे हमारा ये वर्णों में परिवर्तन नहीं होगा, इस तरीके से होता है क्या? नहीं होता। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे वो क्या हुआ, संधि नहीं हुआ, संयोग कहा गया। लेकिन यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे अंतःकरण में यहाँ नियम के अनुसार ऐसा हुआ कि वो परिवर्तन नहीं हुआ, तो इसलिए ये संधि है, ये संयोग नहीं है, इस बात को ध्यान रखेंगे। चलिए अब आगे हम देखते हैं संधि के प्रकार। मुख्य रूप से 3 प्रकार के संधि होते हैं हमारा। पहला होता है स्वर संधि, दूसरा होता है व्यंजन संधि और तीसरा होता है विसर्ग संधि। देखिए स्वर संधि में क्या होता है, ध्यान रखेंगे थोड़ा सा कि जो स्वर संधि होता है इसमें स्वरों में परिवर्तन होता है, नाम से ही पता चल रहा है। परिवर्तन किस में होगा? स्वर में परिवर्तन हो। अब कैसे होगा यहाँ पे हो सकता है कि पहला वर्ण आपका स्वर हो और दूसरा वर्ण भी यहाँ पे क्या हो, स्वर हो। यहाँ दोनों वर्ण स्वर होने चाहिए, तभी वहाँ पे हम स्वर संधि कहेंगे। व्यंजन संधि में क्या होता है, व्यंजन संधि नाम से पता चल रहा है व्यंजन की संधि होती है। यहाँ पे 2 मेल होने वाले जो वर्ण होते हैं उनमें से कोई भी एक वर्ण व्यंजन होता है, या दोनों भी व्यंजन हो सकते हैं। ठीक है, या तो दोनों व्यंजन होंगे या कोई कम से कम एक वर्ण वहाँ व्यंजन होगा, और संधि भी किस में होगा, व्यंजन में ही होगा, परिवर्तन व्यंजन में होगा। जैसे यहाँ पे हो सकता है कि पहला वर्ण आपका स्वर हो और दूसरा वर्ण आपका व्यंजन हो, या फिर हो सकता है आपका पहला वर्ण व्यंजन हो और दूसरा वर्ण आपका क्या हो, स्वर हो, या हो सकता है आपके दोनों के दोनों वर्ण ही व्यंजन हो, व्यंजन का मेल यहाँ व्यंजन से हो, इस तरीके से। विसर्ग संधि में क्या होता है, विसर्ग में परिवर्तन हो जाता है। यहाँ पे जैसे पहला वर्ण आपका होगा विसर्ग और जो दूसरा वर्ण होगा वो या तो स्वर हो सकता है या फिर वो हो सकता है कोई व्यंजन। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे पहला वर्ण विसर्ग होता है और दूसरा वर्ण स्वर या फिर व्यंजन होगा, और वहाँ पे परिवर्तन किस में हो जाता है, उस विसर्ग में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, इसके हम उदाहरण देखेंगे। यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं अब एक एक करके इन तीनों संधि के प्रकारों के बारे में। सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्वर संधि के बारे में। तो देखिए स्वर संधि के बारे में हमें पढ़ना है। अब स्वर संधि के सबसे पहले हम बात करें तो यहाँ पे भी इसके 5 प्रकार होते हैं। स्वर संधि तो हमने जान लिया क्या होता है कि जब 2 स्वरों का मेल होता है तो स्वरों में कुछ ना कुछ परिवर्तन हो जाता है, उसे स्वर संधि कहते हैं। अब ये 5 प्रकार का होता है, ध्यान रखिएगा कौन कौन सा होता है। तो पहला हो जाएगा हमारा दीर्घ स्वर संधि, दूसरा हो जाता है हमारा गुण स्वर संधि, तीसरा होता है हमारा वृद्धि स्वर संधि, चौथा हो जाता है हमारा जड़ स्वर संधि, और 5वां होता है हमारा अयादी स्वर संधि। ये 5 प्रकार के स्वर संधि हम पढ़ने वाले हैं, एक एक करके इन सब के बारे में अब हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं दीर्घ संधि के बारे में, यानी कि दीर्घ स्वर संधि। अब देखिए दीर्घ स्वर संधि होता क्या है, तो अगर मैं बात करूं इसकी परिभाषा की तो याद रखिएगा कि 2 सजातीय स्वर आपस में मिलकर दीर्घ हो जाते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है कि 2 सजातीय स्वर आपस में मिलकर क्या हो जाते हैं, दीर्घ हो जाते हैं। अब इसका क्या अर्थ हुआ, वैसे ही इस तरीके से भी इसे लिख सकते हैं कि लघु या दीर्घ आ ई उ के पश्चात अगर लघु या दीर्घ आ ई उ स्वर आता है तो दोनों मिलकर क्या हो जाते हैं, दीर्घ हो जाते हैं। अब देखिए ये दोनों परिभाषा का अर्थ एक ही है, मैं आपको समझाता हूँ। आपको सिर्फ ये पहला वाला परिभाषा याद रखना है, बस इस नीचे वाला याद रखने का जरूरत भी नहीं है। देखिए इसका अर्थ ये होता है, बोल रहा है कि 2 सजातीय स्वर। अब देखिए सजातीय स्वर का मतलब होता है कि एक ही कैटेगरी के स्वर। जैसे हमने पढ़ा है कि कुल 11 स्वर होते हैं अलग अलग प्रकार के, तो जैसे कि ये हो गया हमारा अ और आ, ध्यान रखिएगा अ और आ, ये हमारे दोनों होते हैं सजातीय स्वर, मतलब दोनों देखिए एक ही जैसे दिखाई दे रहे हैं। उसी प्रकार लघु ई और दीर्घ ई, ये दोनों होते हैं सजातीय, मतलब दोनों ई है, बस एक लघु और एक दीर्घ है। उसी प्रकार लघु ऊ और दीर्घ ऊ, अब ये दोनों क्या हो जाते हैं हमारे, ये सजातीय हो जाते हैं। ध्यान रखिएगा क्यों, क्योंकि दोनों ऊ है, बस एक लघु है और एक दीर्घ है, तो इसको बोलते हैं सजातीय। ये दोनों सजातीय हैं, ये दोनों सजातीय हैं और ये दोनों हमारे सजातीय हैं। तो अब ध्यान रखिएगा कि जब सजातीय स्वर मिलते हैं, मतलब अगर अ या आ के बाद अ या आ का मेल होगा तो वहाँ पे इस तरीके से, या फिर अगर लघु ई या दीर्घ ई का मेल होता है, लघु ई से या दीर्घ ई से, मतलब देखिए दोनों सजातीय स्वरों का मेल हो रहा है, यहाँ पे भी दोनों सजातीय स्वरों का मेल हो रहा है, और यहाँ पे भी दोनों ऊ का मेल कर देते हैं,
है ना। अब देखिए इसमें कई लोग यहाँ पे भ्रमित हो जाते हैं, ध्यान रखिएगा। जो दोनों सजातीय स्वर हैं या तो वो दोनों लघु हो सकते हैं, यहाँ पे मैंने दोनों में इस तरीके से क्यों लिखा है, या तो वो दोनों लघु हो सकते हैं, या हो सकता है एक लघु हो दूसरा दीर्घ हो, है ना। या तो इस तरफ लघु हो इस तरफ दीर्घ हो, या इस तरफ दीर्घ हो और इस तरफ लघु हो, या दोनों लघु हो या दोनों दीर्घ हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, बस दोनों सजातीय होने चाहिए। तो वो मिलकर क्या हो जाएंगे, दीर्घ हो जाएंगे। जैसे अ या आ के बाद अ या आ मिलेगा तो वो मिलकर आ बन जाएंगे, चाहे दोनों अ मिले हो चाहे दोनों आ मिले हो, चाहे एक आ मिला हो। दोनों ई, जब दो ई आपस में मिलेंगे तो वो लघु हो चाहे दीर्घ, बनने वाला हमारा शब्द दीर्घ ई होगा। उसी प्रकार ये जो दोनों ऊ मिलेंगे, चाहे दोनों लघु हो चाहे दोनों दीर्घ हो, चाहे एक दीर्घ एक लघु हो, वो क्या हो जाएंगे, वो दीर्घ ऊ हो जाएंगे। इस तरीके से ये हमारा नियम है, इसको आप याद रखिएगा। तो इसी चीज़ को कहा है कि दो सजातीय स्वर आपस में मिलकर क्या हो जाते हैं, दीर्घ हो जाते हैं। जैसे दो अ या आ मिल के आ बन गए, दो ई मिलकर बड़ा ई बन गया, दो ऊ मिलकर बड़ा ऊ बन गया। ठीक, तो यहाँ पे भी वही चीज़ लिखा था कि आ ई ऊ के बाद, ठीक है, लघु या दीर्घ बोला है ना। तो देखिए लघु या दीर्घ के पश्चात अगर आ ई ऊ आए तो दोनों मिलकर क्या हो जाते हैं, दीर्घ हो जाते हैं, इस तरीके से। अब इसका हम उदाहरण देख लेते हैं, उदाहरण में आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। देखिए यहाँ पे जैसे कि तो ये कुछ उदाहरण दिए हुए हैं, रेखा धन अंश। अब देखिए रेखा और अंश, तो देखिए यहाँ पे रेखा का आ और अंश का अ, देखिए ये दोनों स्वर सजातीय हैं अ और आ, तो इनका मेल हो रहा है। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, हमें पता है जब दोनों सजातीय स्वर आपस में मिलेंगे तो यहाँ पे वो दोनों दीर्घ हो जाएंगे, यानी आ बनेगा। तो रेखा और अंश मिलकर बन जाएंगे रेखांश। क्या बन जाएंगे, रेखांश। ठीक है, रेखांश, आ की मात्रा लगी। यहाँ पे देखिए रवि और इंद्र, तो देखिए रवि में व में छोटा ई लगा हुआ है और इंद्र में यहाँ पे भी छोटा ई लगा हुआ है, तो ई और ई। अब देखिए दोनों सजातीय स्वर हैं, तो ये दोनों सजातीय स्वर मिलकर क्या हो जाएंगे, ये दीर्घ ई हो जाएंगे। तो यहाँ पे रवि और इंद्र का बन जाएगा रविंद्र, और रविंद्र बन रहा है तो देखिए ये हमारा दीर्घ ई हो रहा है। तो देखिए व में यहाँ पे छोटा ई था, यहाँ पे दीर्घ ई हो गया, व में बड़ी ई की मात्रा हो गई, तो ये हो गया रविंद्र। ठीक, परिधन इच्छा। अब देखिए परि, र में दीर्घ ई है और इच्छा में भी दीर्घ ई है। ठीक है, मैंने कहा था ना कि वो दोनों या तो लघु हो सकते हैं या दोनों दीर्घ हो सकते हैं, या एक लघु एक दीर्घ भी हो सकता है। तो परि और इच्छा मिलकर यहाँ पे देखिए हमारे दीर्घ हो जाएंगे, तो परि और इच्छा मिलकर बन जाएंगे हमारे परीक्षा। अब देखिए यहाँ पे ये र में मैंने गलत लिख दिया। अब देखिए यहाँ पे जब आप गलत लिख देंगे आपको पता कैसे चलेगा, तो अगर आपने संधि पढ़ा हुआ है तो आप समझ जाएंगे कि परीक्षा, तो देखिए र में यहाँ पे कौन सा ई लग रहा है, दीर्घ ई लग रहा है, तो परीक्षा भी ना। ठीक है, गिरी और ईश। अब देखिए गिरी का र में कौन सी मात्रा है, बड़ी ई है, और ईश में भी बड़ी ई है, तो गिरी और ईश मिलकर क्या बन जाएंगे, दीर्घ ई हो जाएंगे, यानी ये हमारा हो जाएगा गिरी धन ईश बराबर गिरीश। तो देखिए दीर्घ ई हो रहा है तो यहाँ पे र में हमारा बड़ा ई ही लगेगा। कई लोग गिरीश इस तरीके से लिख देते हैं, र में छोटा ई लगा देते हैं, तो वो गलत है। कैसे पता चला, अगर आपने संधि पढ़ा है तो आपको पता चल जाएगा। वधु धन उत्सव, तो देखिए वधु ध में बड़ा ऊ की मात्रा और उत्सव का ऊ, देखिए दीर्घ ऊ और लघु दोनों क्या है, सजातीय स्वर हैं, तो मिलकर दोनों क्या हो जाएंगे, दीर्घ ऊ हो जाएंगे। तो वधु धन उत्सव बराबर हो गया हमारा वधुत्सव, देख सकते हैं आप वधुत्सव। ठीक, तो ये हो गया है हमारा इस तरीके से दीर्घ संधि का मिलन। ठीक, तो इसको आप याद रखिएगा। चलिए अब इसके बाद हम पढ़ेंगे, हमारा अगला है गूढ़ स्वर संधि। देखिए गूढ़ स्वर संधि क्या होता है, तो पहले तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे आप याद कैसे रखेंगे, इस चीज़ को कई बार लोग भूल जाते हैं। सबसे पहले देखिए अ या आ के बाद ई उ या री आए तो वे क्रमशः ए ओ अर हो जाते हैं। अब देखिए यहाँ पे बड़ा कन्फ्यूजन लगता है इस तरीके से जब लिखा होता है, मैं आपको इसको समझाता हूँ फिर आपको समझ में आएगा कि ये कहना क्या चाहता है। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे ये कह रहा है कि जब अ या आ के बाद, मतलब जो आपका दो वर्ण होगा जो दोनों मिलने वाला है, तो उसमें प्रथम वर्ण हमेशा आपका या तो अ रहेगा या फिर वो आ रहेगा। ठीक है, अ और आ इन दोनों में से ही कोई रहेगा हमारा, और जो दूसरा वर्ण हमारा रहेगा, अब वो क्या रहेगा, वो या तो ई रहेगा या तो उ रहेगा या फिर री रहेगा। अब वो चाहे तो लघु रहे चाहे दीर्घ रहे, ई उ री ही रहेगा। ठीक है, तो या तो वो ई होगा या तो वो उ होगा या फिर वो री होगा। ठीक है, तो लघु और दीर्घ दोनों हो सकता है, इसलिए लघु और दीर्घ दोनों लिख देते हैं। तो जब अ और आ का मेल होगा ई उ री से, तो वो क्या बन जाते हैं, जो ई है वो बन जाएगा आपका ए,
जो ऊ है वो बन जाता है ओ, और जो री है वो बन जाता है अर। इस नियम को बस आप याद रखिएगा। देखिए ये जो मैं बता रहा हूँ इसको अगर आप लोगों ने समझ लिया तो फिर आपको ये सब याद रखने का जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ ये याद रखना है कि अ और आ के बाद ई उरी आता है तो ई उरी ए ओ अर बन जाते हैं, ए ओ अर। कहीं भी आपको ए ओ अर दिख जाएगा आप समझ जाइएगा गुण संधि है। ठीक, इस तरीके से होता है। तो ये नियम आपको आई थिंक याद हो गया होगा कि ई उरी का ए ओ अर हो जाता है। अब इसका भी हम थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेते हैं, अभ्यास कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए कुछ उदाहरण मैंने लिया हुआ है। क्या क्या है यहाँ पे उदाहरण, तो देखिए पहला है नर और इंद्र। अब देखिए मैं आपको बता तो देता हूँ लेकिन आप पहले खुद से बनाकर देखा करो, फिर आप मेरा उत्तर देखना। आप चाहो तो वीडियो को पॉज भी कर सकते हो। तो देखिए नर का हो जाएगा नर र, देखिए अब अ आ रहा है, र का अंतिम वर्ण क्या है अ, और इंद्र का हो गया ई। तो अब देखिए अ के बाद आपने पढ़ा कि अ और आ के बाद अगर ई उरी आता है तो ए ओ अर हो जाता है, तो ई का क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। तो यहाँ पे सीधी सी बात है, हमको समझ में आ रहा है कि नर और इंद्र, तो यहाँ पे ए आएगा तो ये हो जाएगा र में ए की मात्रा, तो ये बन जाएगा नरेंद्र। क्या बन जाएगा नरेंद्र। ई किसमें बन जाता है ए में परिवर्तित हो जाता है तो नरेंद्र हो जाएगा। नर धन ईश, तो देखिए नर का अ और ईश का ई। तो अ के बाद अगर ई आ रहा है तो ई से क्या बनता है वही फिर से ए बन जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ई की जगह अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऐसे ए बन जाएगा, तो ये हो जाएगा नर धन ईश बराबर नरेश। नरेश हो गया, ए की मात्रा लग गई ई की बजाय। उसी प्रकार देखिए पर धन उपकार, तो पर का अ और उपकार का उ। अब देखिए यहाँ पे उ आ रहा है तो ए ओ अर हो जाता है, ई उ री का, तो उ का क्या हो रहा है ओ हो रहा है, तो यहाँ पे बन जाएगा ओ, तो पर धन ओ परो, तो ये हो जाएगा आपका परोपकार। क्या हो रहा है यहाँ पे परोपकार, देख सकते हैं पर धन उपकार, तो ऊ की जगह ओ आ गया ना, तो र में ओ की मात्रा लगेगी तो रो बन जाएगा तो परोपकार। उसी प्रकार जल धन उर्मी, तो जल का अ हो गया और उर्मी का उ हो गया। अब देखिए उ का क्या बन जाता है फिर से ओ बन जाता है ना, ई उ री का ए ओ अर, तो ये बन गया ओ की मात्रा। तो देखिए जल धन उर्मी बराबर ये उ ओ बन जाएगा तो ल में ओ की मात्रा लो, तो जलोर्मी। जल धन उर्मी बराबर जलोर्मी। महाधन ऋषि, अब देखिए महा का आ हो गया और ऋषि का री हो गया, तो हमने पढ़ा कि अगर ए ओ अर ई उ री का ए ओ अर, तो री से अर बन जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा महाधन ऋषि। अब री की जगह अर हो जाएगा तो महर महर, तो ये बन जाएगा हमारा महर्षि। महाधन ऋषि बराबर महर अर आ रहा है ना, तो महर्षि। उसी तरीके से सप्त धन ऋषि बराबर क्या बन जाएगा, तो देखिए सप्त का अ और ऋषि का री, तो री का क्या बन जाएगा अर, तो सप्त धन ऋषि। अब यहाँ अर आ जाएगा तो सप्तर ऋषि सप्तर्षि। ठीक है, इस तरीके से सो सप्त धन ऋषि बराबर सप्तर्षि। तो ये इस तरीके से हमारा गुण स्वर संधि बनाया जाता है। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आज हमने पढ़ा संधि क्या होता है, संधि के नियम पढ़े, संधि के प्रकार, और आज हमने देखा कि दीर्घ संधि और गुण संधि। बाकी के हमारे जो संधि के प्रकार हैं, बाकी 3 बचे हुए हैं स्वर संधि में, उसे हम देखेंगे अपने अगले वीडियो में। वरना यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो इसलिए मैं इसे 2 वीडियो में बांट रहा हूँ। उसके बाद फिर हम व्यंजन संधि और विसर्ग संधि का भी अलग अलग वीडियो देखेंगे। तो अगर आपका कोई भी डाउट्स यहाँ पे रह गया है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, हम मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। धन्यवाद।